हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे आज आपके सामने। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या। देखिए, ये जो टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हैं, पहले मैं बता दूं कि मैं आपको सीयूडी के लिए जो जीके और जीएस का सिलेबस है वो पढ़ाऊंगा, जो भी सीयूडी एग्जाम्स में आते हैं। सीयूईटी एग्जाम्स में आता क्या है? ये बेसिकली क्या होता है, इंडियन पॉलिटी होती है, थोड़ी सी हिस्ट्री होती है, इसके अलावा बेसिक्स इकोनॉमिक्स होती है, मतलब जो भी बेसिक लेवल पे होता है 9th 10th 11th 12th के लेवल पे, वो बेसिकली आपसे सीयूईटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सीयूईटी एग्जाम्स में आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपको सामने भी दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। किसके बारे में? गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है। क्योंकि बजट एक बड़ा आम आम सी बात है ना कि घर का भी तो बजट होता है। जैसे दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी और एक होती है मोनेटरी पॉलिसी। मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए घर में मम्मी है, पापा है। मैं बस कंसीडर कर रहा हूं कि मान लीजिए दोनों में से मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मान लीजिए मम्मा हाउस वाइफ है, इसको आप किसी अदर वे में मत लीजिएगा। तो मम्मी का काम क्या है? घर का मैनेजमेंट करना। और पापा का काम क्या है? पापा का काम क्या है? मनी मैटर्स को मैनेज करना। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है और बजट बनाती है गवर्नमेंट। इसी सेम तरीके से जैसे पापा का काम क्या है? मॉनेटरी का मनी का सर्कुलेट करने वाला काम करना। तो एक तरह से उनको आप आरबीआई समझ लीजिए और ममा घर का मैनेजमेंट संभालती हैं, तो ममा को समझ लीजिए कि वो बजट बनाती हैं घर का। उसी तरीके से कंट्री में सरकार गवर्नमेंट बजट बनाती है। आप सभी को पता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही या 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट पेश करती है हर साल का। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो किन किन चीजों का ख्याल रखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि इस एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बजट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सुनिए यहां पे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट की अगर अब बात की जाए तो यहां लिखा है गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिट्स एज वेल एज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर? बहुत सिंपल सी बात है ना भाई, कि जब गवर्नमेंट हम भी बजट बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी कितनी इनकम है और कितना खर्चा होने वाला है। वही गवर्नमेंट भी देखती है कि एक्सेप्टेड रिसिप्ट का मतलब कितना उसके पास पैसा आने वाला है और एक्सपेंडिचर का मतलब कितना वो पैसा खर्च करने वाली है एक फिजिकल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में। और वहीं से क्या डिसाइड होता है सर? गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। और फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फिजिकल ईयर चलता है। एवरी गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट वेदर इट्स लोकल, स्टेट और सेंट्रल। भाई जब हम अपने घर में बजट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट का बजट बनाना तो बनता है, तो चाहे लोकल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के सभी अपना बजट बनाते हैं और लगभग में प्रोसेस सभी का सेम होता है बनाने का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी इज वेल नोन एज इन इंडिया एज अ डे ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है करंट में फाइनेंस मिनिस्टर? आप फोटो से देख सकते हैं, शी इज निर्मला सीतारमन जी। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। तो फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी में क्या आता है सर? बजट आता है। अच्छा, बजट आता है तो बजट पे लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि इस बार बजट में क्या होगा, बजट में इनकम टैक्स का स्लैब क्या होगा, कौन सी चीजों पे टैक्स बढ़ा रही सरकार, किन चीजों पे टैक्स घटा रही है, किसको कितना फंड प्रोवाइड कर रही है, क्या एजुकेशन पे इस बार ज्यादा दिया है या इंडस्ट्री पे दिया है, ये सारी चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट बजट बनाने से पहले बहुत सारे उसके मोटिव्स होते हैं। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है एग्जैक्टली जब वो गवर्नमेंट बजट बनाने का काम शुरू करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो किन किन चीजों पे ध्यान देती है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम अपने हिसाब से। जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होते हैं, कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट अपना बजट बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान देती है। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी प्रायोरिटीज को सेट करती है। जैसे कि budget is not only a statement but it is a reflection of government policy and objectives of the government seeks to the achieved over the time। मतलब गवर्नमेंट बजट केवल स्टेटमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। और जैसे ही बजट आता है, आपने देखा होगा ऑपोजिशन के नेता लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बजट में ये गड़बड़ है, ये खामियां हैं। कोई इसको बहुत अच्छा बोलता है कि अच्छा ये बजट की बड़ी अच्छी बात है। तो डिपेंड करता है कि आप अपोजिशन पार्टी में है या रूलिंग पार्टी में है। रूलिंग पार्टी में है तो सपोर्ट करेंगे, अपोजिशन में है तो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे। ये तो पॉलिटिक्स का काम है।
लेकिन पहली चीज, पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होती है, सवाल ये है। पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब वो सारे संस्थान या इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट रन करती है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, रेलवे हो, ये सारे और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। अगर इनका मेन काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कंटिन्यू घाटे में चलाएगी। तो अगर उसको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस कंटिन्यू घाटे में जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अगले बजट में उसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी। जैसे एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेच दिया टाटा ग्रुप को। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया उतना ज्यादा फायदे में नहीं थी। तो बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच एज इंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। इसमें क्या होता है? पब्लिक एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। पहले उसको पूरी कोशिश करती है गवर्नमेंट कि ये पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि इसमें प्रॉफिट कमाना हमारा मेन पर्पस नहीं है, तो इसको चलाया जाए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी बंद नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भले वहां पे गवर्नमेंट का फायदा ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ प्रोवाइड करवाना। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है मेन। इसके बाद अगर आप बात करें कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि कोई भी पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू घाटे में जा रहा है, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ प्रॉफिट का पोर्शन ज्यादा है, और अगर आप बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, तो पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट का पोर्शन कम है। तो इस केस में क्या होगा? उसका प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा। तो हर बार बजट में लगभग में किसी ना किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन आपने देखा ही होगा। गवर्नमेंट उसको सेल कर देती है अपने एसेट को। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। इन सारी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में फिर ये जो सेलिंग ऑफ एसेट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं आपको समझाऊंगा क्यों। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या बजट में केवल यही देखा जाता है? नहीं, बजट जो आपका होता है वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार कहां खर्च कर रही है, कहां अर्न कर रही है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज टू बीइंग स्टेबल इन इकोनॉमी। इट कंट्रोल फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल थ्रू द टैक्सेस, सब्सिडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब महंगाई ज्यादा बढ़ने लगती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? हर बजट में टैक्स का रेशियो अलग अलग करती है। अगर लगता है गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा चाहिए तो क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट को लगता है कि इवन दो मेंटेन नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने डेली के खर्चे को कम भी करेगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो सालाना खर्च करती है रेगुलर टास्क पे, उसको कम करेगी। सब्सिडी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी घटाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी वापस ले लेती है, इसका मतलब पहले उसको एक्चुअल प्राइस पे बेचा जाएगा, गवर्नमेंट अपने पास से कोई पैसा नहीं देगी। जैसे सिलेंडर से सब्सिडी हटा ली गई, तो अब वो सिलेंडर 1100 के हो गए, तो क्या होगा? इससे सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा। तो अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट के पास ठीक ठाक पैसा है और उसको लगता है कि सब्सिडी वो दे सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी हटाती है, इसका मतलब गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इससे आप और इससे क्या करती है? वो नॉर्मल प्राइस लेवल को, महंगाई को या प्राइस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो याद रखिएगा कि बजट बनाते वक्त सब्सिडी वगैरह दी जानी है, टैक्सेस घटाए या बढ़ाए जाएंगे, या गवर्नमेंट अपने खर्चे घटाएगी या बढ़ाएगी, ये सारी चीजें मैटर करती है। और इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट या हमारी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन करंट में क्या है। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से समझिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आप सभी ने सुना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि सर पैसे की कीमत घट जाती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं? महंगाई आ जाती है, चीजों, जो चीज 10 की मिलती थी वो 15 की मिलने लगी है, और लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। ओके, तो एग्जाम्पल, व्हेन इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस। अब गवर्नमेंट, अब क्या है भाई आपके पास? जैसे इस सिचुएशन क्या है, मान लीजिए भाई 100 रुपए की एक चीज है और खरीदने वाले 10 पीपल हैं, 10 पीपल इज रेडी टू परचेज। अब 10 लोग इसको खरीदने वाले हैं और सबके पास 100 रुपए है, तो शॉपकीपर, और चीज कितनी है? मान लो वही वो सामान केवल 3 पीस बचा है, तो शॉपकीपर क्या करेगा? शॉपकीपर सिंपली कहेगा भाई मैं सेल करूंगा 120 में। अब तुम में से जिसकी 120 की कैपेसिटी है वो खरीद लो। इसमें क्या हुआ? चीज थी 100 रुपए की, आपको देना पड़ा 120, क्योंकि आपके पास पैसा थे, आपने दे दिया। तो मतलब हर चीज को महंगी रेट पे खरीदने के लिए अगर आप रेडी हो, तो पहले तो आप महंगाई बढ़ा रहे हो। दूसरा, मार्केट में इसका मतलब कैश का फ्लो ज्यादा, पब्लिक के पास पैसा बहुत दबा के है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी। टैक्स क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। अब जब चीजों पे टैक्स इंक्रीज होने लगा, तो हम तो हर एक चीज पे टैक्स पे करते हैं ना। भिखारी भी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है।
तो पैसा किसके पास जाने लगा, सरकार के पास। तो मार्केट में एक टाइम के बाद पैसा कम हो जाएगा, और जब आपके जेब में ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे तो आप ऐसे मुंह मांगी चीजों पे खर्च नहीं करोगे और महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो गवर्नमेंट देखती है अगर महंगाई ज्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी इन्फ्लेशन के कंडीशन में। ओके। दूसरा, जब डिफ्लेशन होता है तो क्या करता है, टैक्स रिड्यूस कर देगी। टैक्स रिड्यूस करेगी तो आपकी पॉकेट से पैसे गवर्नमेंट के खाते में कम जाएंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो आप चीजों को खरीदेंगे। आप खरीदेंगे तो शॉपकीपर के पास पैसा, फिर वो अपने लेबर को पैसा, और ऐसे ये पूरा पैसा मार्केट में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, और सबके पास पैसे होगा तो सब अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन इन्फ्लेशन की है या डिफ्लेशन की है, उसके हिसाब से। अब जिन बच्चों को इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं पता, तो मैंने आपको समझाया, डिफ्लेशन की कंडीशन वो होती है जब मार्केट में पैसा कम हो, लोगों की पॉकेट में पैसा कम हो, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो जाए। और इन्फ्लेशन का मतलब आपकी जेब में दबा के पैसा है, आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है। जब भी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब आप अमीर नहीं होते। इस केस में सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है। तो अगर चीज की कीमत पैसे के कंपैरिजन में बढ़ रही है तो वो इन्फ्लेशन का दौर है। इसका मतलब ये नहीं आपके पास पैसे कम ज्यादा आ गए, क्या हो रहा है, चीजों की कीमत बढ़ जा रही है, आप उसको ज्यादा पे कर रहे हो, और ज्यादा पे कर रहे हो तो बाद में बच आपकी जेब में वही रहा है। तो आप ये इस तरह से इसको समझे कि ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी बजट में कंट्रोल किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज इकोनॉमिक्स है क्या, हम सभी को पता है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड पब्लिक आर अनलिमिटेड। आप अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉपुलेशन रिसोर्सेज के कंपैरिजन में डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है और रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस इक्वली एंड इफेक्टिवली। रिसोर्सेस का इफेक्टिवली यूज, कम रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूज कैसे किया जाए, या किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यही तो इकोनॉमिक्स सिखाती है हमें। ये हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही की फीचर है जो सीखते हैं कि मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि भाई अमीर हद से ज्यादा अमीर ना हो जाए और गरीब हद से ज्यादा गरीब ना हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है टैक्सेशन। और हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स होता है, क्या होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इसके। सर डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसको टैक्स उतना ज्यादा देना है। इसका मतलब अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आप ज्यादा टैक्स देंगे, जिससे कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो जाए और वो पैसा सरकार के पास चला जाए। फिर सरकार उन पैसे का यूज करके गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं बनाए, कुछ वेलफेयर पॉलिसीज बनाए, और रोड्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए उनके लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। प्रोपोर्शनेट मतलब लगभग में सब पे ये इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, चाहे आप खरीदें या मैं खरीदूं कोई भी सामान, अगर उस पर 2 रुपए टैक्स है तो मैं भी वही टैक्स पे करूंगा, आप भी वही टैक्स पे करेंगे। तो आपके इनकम लेवल से इनडायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं, हाँ आपकी परचेजिंग पावर पे मैटर करता है कि आप भाई उतनी गुड्स नहीं परचेज करेंगे क्योंकि इनकम कम है, लेकिन जो भी चीज खरीदेंगे चाहे वो करोड़पति हो उसको भी 2 रुपए उस पर टैक्स देना है और आपको भी 2 रुपीज ही टैक्स देना है। तो इसे प्रोपोर्शनेट टैक्स माना जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स का रेशियो बढ़ा के दायरा बढ़ाती रहती है, जिससे कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनके पैसे आए और फिर उसको अदर पॉलिसीज में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो इसी को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो देखिए, इनकम एंड वेल्थ थ्रू द पॉलिसी गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इक्विटी। गवर्नमेंट इक्विटी लाना चाहती है टू इंक्रीज द डिस्पोजल इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडीज। तो आपसे ज्यादा टैक्स लेके गवर्नमेंट, जब जैसे आपको पता है एक अंत्योदय योजना है हमारे यहाँ, जिसमें गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दिए जाते हैं राशन के हिसाब, राशन कार्ड जो योजना है वो कहाँ से, वो सब्सिडी है। बट वो सब्सिडी गवर्नमेंट गरीबों को कैसे देगी, जब अमीरों से पैसा ज्यादा लेगी, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेके उस पैसे को गवर्नमेंट फिर जब गरीबों को देती है तो गवर्नमेंट उसका जो एक खर्चा है अपने पास से भरती है। उसी को कहा जाता है सब्सिडी। कि अगर वो मार्केट प्राइस उसकी 1000 है और आपको 200 में गवर्नमेंट दे रही है क्योंकि आप गरीब हैं, तो 800 रुपये गवर्नमेंट अपनी जेब से भर रही है। तो अपनी जेब से नहीं भरती, अमीरों की जेब से जो ज्यादा कमाया है उनसे ज्यादा टैक्स लेके गवर्नमेंट भरती है। गवर्नमेंट अपनी जेब से कहां से भरेगी, गवर्नमेंट की अपनी कमाई थोड़ी होती है। ठीक है,
तो टू डिक्रीज द डिस्पोजल इनकम ऑफ रिच सेक्शन, तो रिच सेक्शन की इनकम को कम करने के लिए टैक्स सिस्टम इज मेड प्रोग्रेसिव। टैक्स सिस्टम को कैसा बनाया गया? प्रोग्रेसिव बनाया गया कि अगर आप ज्यादा कमाएंगे तो आप ज्यादा टैक्स भरेंगे। तो गरीब तो ज्यादा कमाता ही नहीं, तो टैक्स भरेगा कहां से? पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन द रिचर सेक्शन ऑन द सोसाइटी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या रिच सेक्शन वाले होते हैं ये टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं और इसीलिए इनके हाथ में पावर होती है, ये अपने आप को पावरफुल मानते हैं क्योंकि ये कंट्री के ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि टैक्स इन्हीं से आता है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है हैवी टैक्सेस पे करते हैं। ओके, क्या ये टैक्सेस होते हैं, इन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेक्चर आपका स्मूथ जा रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव्स के। आप देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है? रिच 10%, 90% पुअर। तो भाई मैक्सिमम वेल्थ 10% रिचर्स के हाथ में है, मैक्सिमम लोग गरीब हैं। तो गवर्नमेंट इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। लिखा है इनकम इक्विटी। गवर्नमेंट पूरा ट्राई करती है कि इनकम में क्या हो, इक्वेलिटी आए। यहां तो कोई डाउट? मजा आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहां से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। इकोनॉमिक्स होती ही बड़ी मजेदार चीज है और ये तो हमारी डेली लाइफ की चीज है। ऐसा है नहीं कि हमने सुना ही नहीं है, और जो चीज हमने सुनी है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों बस मेरे साथ बने रहिए। अभी आप इस लेक्चर को थोड़ा और आगे चलते हैं और जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ेगी ना वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट आएगा। अब हम समझते हैं बजट एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट कमाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैटर करता है कि सर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और आपको बता दें आजकल सबसे ज्यादा कंपनियों के बीच में कंपटीशन किसको लेके है? नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। भाई कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या? ये रॉ मटेरियल्स हैं, और अगर रॉ मटेरियल्स है नहीं तो कोई प्रोडक्ट बनाओगे कैसे? तो इन नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर वे में किया जाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट की जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट को, और इसका पर्पस मैक्सिमम क्या हो, सोशल वेलफेयर होना चाहिए इसका पर्पस। इसके रीजन से टैक्सेशन सब्सिडीज गवर्नमेंट यूज करती है। और देखिए जैसे कि आप ध्यान से देखें, गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन गुड्स लाइक लिक्वर, बीड़ी, सिगरेट, टोबैको। ये जो जितने भी नशे की चीज होती हैं गवर्नमेंट इसको लोग कहते हैं कि प्रमोट नहीं करती। तो प्रमोट कैसे नहीं करती सर? सब तो एडवर्टाइजमेंट चलता है, बड़े से बड़े हीरो वगैरह कितनी सारे ऐड करते हैं। तो किस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इन पे हैवी टैक्स लगाती है, नॉर्मल टैक्स से ज्यादा टैक्स। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे क्या है, हैवी टैक्सेशन है, ताकि क्या हो, लोग कम से कम खाएं। महंगी होगी लेकिन जिनको खाना होता है वो खाते हैं। तो ध्यान से समझें कि लिक्विड, बीड़ी, सिगरेट पे गवर्नमेंट की कमाई बहुत ज्यादा होती है। लोग कहते हैं अरे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा दारू से कमाती है। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट कहती है भाई खराब चीज है, अगर तुम इसको बना के बेचना चाहते हो तो तुम ज्यादा टैक्स पे करोगे। उसके बाद भी लोगों को शौक है और शौक के लिए लोग कुछ भी करते हैं, आदत है, नशा है। तो गवर्नमेंट दारू वगैरह पे हैवी टैक्सेस लगाती है। तो इससे सच में गवर्नमेंट की एक अच्छी कमाई होती है, इसमें नो डाउट। ओके, तो गवर्नमेंट सर ये अच्छी कमाई करके करती क्या? गवर्नमेंट इन चीजों को फिर ऐसे चीजों में प्रमोट करने के लिए लगाती है, जैसे खादी प्रोडक्ट। खादी प्रोडक्ट क्या है आपको पता है? गांधी जी के चरखे, जब गांधी जी थे हमारे, गांधी जी के चरखा जब चलाते थे उस टाइम पे खादी वस्त्र पहने जाते थे। तो अब खादी ग्रामोद्योग एकदम लगभग में फिनिश है, खादी के कपड़े लोग नहीं पहनते। तो इस चीजों को सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने पास से बजट देगी। क्या देगी? सब्सिडी देगी। इसके लिए क्या देगी गवर्नमेंट? सब्सिडी देती है कि इसको लोग चलाएं, इस बिजनेस को ग्रो करें। आज हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को ये प्रॉफिट देगा और ये प्रॉफिटेबल चीज है। लिक्वर और बीड़ी या सिगरेट की तरह ये खराब चीज नहीं है। तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का एलोकेशन भी, मतलब जो खराब चीजें उनसे हैवी टैक्सेस लेके जो अच्छी चीजें उसको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है अपने बजट में। तो अब आपको समझ में आया ना कि बजट केवल खर्चा पानी नहीं होता, बजट में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं बजट बनता। बहुत ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट लोग उस बजट पे वर्क करते हैं, क्योंकि कंट्री का बजट है, 140 करोड़ लोगों का बजट आसान काम नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजों का फैक्टर देखना पड़ता है। तो अब आते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट कहां कहां से कमाती है और गवर्नमेंट कहां कहां खर्च करती है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तब तक कैसे पता चलेगा? चलो भाई हमने ऑब्जेक्टिव तो जान लिया गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, लेकिन बनाते वक्त कहां कहां से पैसे आते हैं। तो देखिए जब भी आप गवर्नमेंट बजट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह के होता है। एक होता है सर गवर्नमेंट कहां से कमा रही है,
और एक गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रही है। तो उसे हम कहते हैं, एक होता है बजटरी रिसिप्ट और एक होता है बजटरी एक्सपेंडिचर। एक होता है बजट में कहाँ कहाँ से इनकम आई है और कहाँ कहाँ खर्च किया गया है। ठीक है, तो बजटरी रिसिप्ट दो तरह की होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? तो परेशान मत होइए, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या फर्क है। तो हम पहले एक्सपेंडिचर को बाद में बात करेंगे। हालांकि एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इसे कह सकते हैं RE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, NCE कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसे ही आप कह सकते हैं RR रेवेन्यू रिसिप्ट, NCR कैपिटल रिसिप्ट। क्लास 11-12 में बच्चों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा तो उनको होगा, लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं उनके लिए आज ये काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। पहले हम देख लेते हैं पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो पैसे आते हैं दो तरह के रिसिप्ट से, रिवेन्यू रिसिप्ट से और कैपिटल रिसिप्ट से। तो सर रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, टैक्स से आने वाली इनकम और जो नॉन टैक्सेबल इनकम होती है, दोनों को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। सर एक टैक्सेबल इनकम होती है, एक नॉन टैक्सेबल। तो मतलब जितनी भी, अगर पूछा जाए टैक्स से आने वाली इनकम किस तरह की रिसिप्ट्स में आएंगी, तो आपका आंसर क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। टैक्स कितने तरह के होते हैं? सर डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अच्छा एग्जाम्पल दे दो। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में आप कह सकते हैं इनकम टैक्स। सर इनकम पे लगने वाला जो हमारा टैक्स है उसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं। अच्छा सर अब नॉन टैक्स में, तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आई थिंक आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई। ओके, तो आते हैं और अब हम समझते हैं कि हर चीज को थोड़े और डिटेल में। यहाँ पे हर चीज आपको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि इसके बाद आपको ना कभी इसमें दिक्कत ना आए। तो टैक्स रिसिप्ट क्या होती है? सही, गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम द टैक्स कंपोनेंट, टैक्स से आने वाली सारी चीजें टैक्स रिसिप्ट में आती हैं, जो भी आप बाय लॉ गवर्नमेंट को पे करते हो। द टैक्स पे कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। जब आप टैक्स पे करते हो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेशल सर्विस देगी। नहीं नहीं नहीं, आप टैक्स पेयर हो, कोई बात नहीं, कितना पे करते हो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है। जैसे आम पब्लिक सड़क पे चल रही है, आपके अलग से सड़क नहीं बनाई जाएगी, आपके लिए अलग से ट्रैफिक रूल नहीं है। तो आप इसके बदले में ये सोचिए गवर्नमेंट आपको कोई स्पेशल सर्विस देगी? नहीं, जो आम पब्लिक के लिए काम कर रही है वही काम आपके लिए भी होगा। ओके, तो is to be treated as a revenue receipt because it neither create liability or not reduce any asset। इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट ना ही, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो टैक्स से रिलेटेड हमारे पास इनकम होती है वो ना ही एसेट क्रिएट करती है ना ही लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास, आपने, गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया, तो क्या गवर्नमेंट आपको उस पर ब्याज देगी या बाद में पैसा देगी? नहीं, ये आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट इसको रिटर्न करने वाली नहीं। और जो पैसा आपको रिटर्न ना ही करना हो वो लायबिलिटी नहीं होती, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि इसको मुझे ब्याज के साथ पे करना है। तो ये रिसिप्ट क्या है? क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है? नहीं। क्या इससे कोई एसेट बन रहा है? क्या गवर्नमेंट इस पैसे से कोई चीज खरीद रही है या कोई आपका सर सामान ले रही है? नहीं, तो कोई एसेट भी नहीं बन रहा है। तो आप कह सकते हैं सर टैक्स रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो ना ही रेवेन्यू लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस करती हैं। फर्क है। एसेट रिड्यूस करना मतलब गवर्नमेंट इसके लिए अपना कोई सामान बेच के पैसा नहीं कमा रही है कि गवर्नमेंट ने रेलवे बेच दी तो वो पैसा इसमें आ गया। नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट में ये टैक्स टैक्स से रिलेटेड इनकम में गवर्नमेंट का कोई एसेट कम नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बिकता और गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। तो कितने तरह के हो गए सर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो चलिए आते समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी स्लाइड को मैं अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा अच्छे से तो आप अंडरस्टूड कर जाएंगे। जैसे ये देखिए, गवर्नमेंट है, ओके, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इसमें आता है, टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट है, इसके बीच में कोई मीडिएटर है नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? ये मैन्युफैक्चरर है जो सामान बना रहा है, ये कस्टमर को बेच रहा है, तो इससे टैक्स यहाँ और फिर यहाँ से टैक्स यहाँ। तो जहां पे कोई मीडिएटर आ गया मतलब वो इनडायरेक्ट पे में हो गया, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि GST, और यहाँ पे क्या बताया, इनकम टैक्स, या आप इसे वेल्थ टैक्स भी कह सकते हैं। वेल्थ पे लगने वाला टैक्स भी एक तरह का
क्या आता है, ये आता है इसमें डायरेक्ट टैक्स में। कॉर्पोरेशन टैक्स भी आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो ये कुछ चीजें थी। अब समझते हैं इसी चीज को और अच्छे से देख लीजिए कि ये क्या है। तो आप फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्स द पर्सन हु बियर्स द बर्डन टैक्स डज हिमसेल्फ डिपॉजिट। मतलब जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगाया गया वही पे करेगा, दूसरा कोई इसका टैक्स पे नहीं करेगा। बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेबल, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम एनी अदर। दीज टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, और ये टैक्स कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव और नेचर में होते हैं, और आप टैक्स देने के बाद वापस नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, गिफ्ट टैक्स। अगर आप एक हद से ज्यादा अमाउंट का गिफ्ट देते हो ना, तो उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लगती है कि भाई इतना महंगा गिफ्ट दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी इनकम अच्छी है, और तुम्हारी इनकम अच्छी है तो मुझे टैक्स दो। तुम भले ही गिफ्ट दे रहे हो, पहले गिफ्ट के नाम पे लोग करोड़ों करोड़ों की चीज देते थे और अपना पैसा बचा लेते थे टैक्स के नाम पे। गवर्नमेंट का नहीं, ये गिफ्ट वाला सिस्टम ना तुम्हारा टैक्स में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन डायरेक्ट नहीं पड़ता। पर्सन हु बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स डजंट हिमसेल्फ डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को नहीं देते, आप शॉपकीपर को पूरा पैसा दे देते हो। शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर तक जाता है, मैन्युफैक्चरर पे करता है उसका टैक्स, ठीक है, जिस कंपनी ने बनाया है। तो आपको तो इनडायरेक्ट वे में पूरा पैसा पे करना है। लास्ट बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स का लास्ट कंज्यूमर पे आता है, पूरा बर्डन किस पे आता है, लास्ट कंज्यूमर पे आता है। वो कंपनी तो टैक्स पे करती है, तो उसको भी अपनी क्या करती है, प्राइसिंग में ऐड कर लेती है और प्रॉफिट के साथ फिर आपको बेचती है। तो जो लास्ट कंज्यूमर है ना, इनडायरेक्ट टैक्स का लोड किसके ऊपर आता है हमेशा, जो आखिरी कंज्यूमर होता है। यहां तक कोई डाउट, आई होप क्लियर। चलिए, तो आपको बोला कि कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है भाई, बाहर से आने वाला सामान जो इंडिया में आता है उस पर क्या लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। पोर्ट वगैरह पे, एयरपोर्ट वगैरह पे आपने सुना होगा कि कस्टम ऑफिसर्स ने कुछ सामान पकड़ा, ये एक लिमिट से ज़्यादा का था, या कोई सेलिब्रिटी हैवी शॉपिंग करके आता है तो उसको एयरपोर्ट पे रख के पाया जाता है कि एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा पैसे की अगर आप शॉपिंग करके आएंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी है। तो गवर्नमेंट उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है, फिर उनको उस पर टैक्स पे करना है, फिर वो सामान लेके आ सकते हैं। तो कस्टम ड्यूटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स के टर्म में आता है। अच्छा, नॉन टैक्स रिसिट क्या होती है, याद रखिएगा सर। टैक्स से रिसिट तो वो तो दोनों हो गए टैक्स से कमाई, कि गवर्नमेंट टैक्स लगा के कमाती है। सर नॉन टैक्स इनकम क्या होती है, अरे ये बहुत वाली होती है। आप देखो ना, फाइन, गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं है, पुलिस वाले ने पकड़ा, फाइन लगा दिया। जितने भी तरह के रूल तोड़ने पे, बिना टिकट यात्रा करने पे फाइन लगती है। तो जितने भी रूल तोड़ते हो फाइन लगते हो, फाइन क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है। हालांकि गवर्नमेंट उसको इनकम की तरह चाहती नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भाई आप रूल तोड़े, लेकिन रूल अगर आप कंटिन्यू तोड़ते रहेंगे तो आपको उसके कुछ चार्जेस भरे, ताकि आपके मन में डर बैठे एक बार जेब से पैसे जाए। तो जितने भी फाइन देते हैं वो सारे क्या होते हैं, जितने भी फीस देते हैं भाई गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कराना हो तो एक पर्टिकुलर स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप ड्यूटी देते हैं। कोई जमीन खरीदने जाते हैं वहां स्टैंप ड्यूटी लगता है। आप गवर्नमेंट से कोई चीज रजिस्टर्ड कराते हो तो उसके कुछ पर्टिकुलर चार्जेस पे करने पड़ते हैं। केस फाइल करने जाओ वहां चार्जेस पे करने हैं। ये इतने छोटे छोटे बड़े वेरियस टाइप की फीस आती है गवर्नमेंट के पास, जो आप पे करते हो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने के लिए। वो सारे क्या है, वो सारी की सारी फीसेस जो हैं वो क्या है, गवर्नमेंट की नॉन टैक्सेबल इनकम है। कैसी इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम। ये जो गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हो, एग्जाम कराती है गवर्नमेंट, ये सारी फीस तो है गवर्नमेंट के पास आती है। तो लिखिए, फाइन्स आर दीज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स। लॉ ब्रेक करने वालों से जो पैसा लिया जाता है वो फाइन्स होती हैं। गवर्नमेंट इसको एक इकोनॉमिक पनिशमेंट की तरह लगाती है। हालांकि इससे गवर्नमेंट का पर्पस रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, लेकिन अगर कोई बार बार लॉ ब्रेक करे तो उसके ऊपर चार्जेस लगाना जरूरी है। फीस एक पेमेंट है गवर्नमेंट टू द सर्विस ऑफ रेंडर्स टू द पीपल। एग्जांपल, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस बहुत हाई होती है, बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं वहां पैसा देते हैं, कोर्ट में जाते हैं लाइसेंस बनवाना है। तो याद रखिएगा कि ये पेमेंट फॉर दैट फी इज नॉट अ पेमेंट ऑफ कॉमर्शियल सर्विस। ये मतलब कॉमर्शियल पर्पज से गवर्नमेंट नहीं लेती है, फीस नॉमिनल होती है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती है अदर पेमेंट्स के सिस्टम में। तो गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे को निकालने के लिए आपसे नॉमिनल फीस लेती है। याद रखिएगा, ये फीस नॉमिनल होती है, इतने हैवी नहीं होते हैं जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा ना, टैक्सेबल में क्या है सर, जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट वहां से रिवेन्यू करती है। तो मैंने क्या बताया था, रिवेन्यू रिसिट दो तरह की होती है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। ये तो रिवेन्यू रिसिट से इनकम हो गई।
अब एक रिसिट और पड़ी थी कैपिटल रिसिट, वहां से भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो अब हम जानेंगे रेवेन्यू रिसिट्स कैसी होती हैं, जो गवर्नमेंट पे ना लायबिलिटी क्रिएट करती हैं ना उसका एसेट रिड्यूस करती हैं। तो रेवेन्यू रिसिट में टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों आती हैं, दोनों से गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कमाया हुआ पैसा वापस पे नहीं करना है, और ना ही इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई अपना एसेट बेचा है इस पैसे को जनरेट करने के लिए। ये सब क्या है, revenue receipts nor create asset, not create liability और not reduce asset। याद रखिएगा, इसे माइंड में सेट रखिएगा। चलिए कैपिटल रिसिट के बारे में हम जानेंगे कि सर कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं और ये कैपिटल रिसिट एग्जैक्टली वर्क कैसे करती हैं। तो यहां पे समझिए आप कैपिटल रिसिट्स की वर्किंग का प्रोसेस क्या है। These receipts are those receipts of the government which leads creation of liabilities of the government and reduction of any asset of the government। जब आप कैपिटल रिसिट में आएंगे ना, तो इसकी इनकम में क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो गवर्नमेंट का एसेट कम होगा। मतलब या तो गवर्नमेंट किसी से पैसा उधार लेगी बाहरी कंट्री से या कंट्री के अंदर, और या तो गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट को बेच देगी, रेलवे बेच दी, एयरलाइंस बेच दी, कोई गवर्नमेंट कंपनी बेच दी, पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमने देखा ही था कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा घाटे में है तो गवर्नमेंट उसका प्राइवेटाइजेशन कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। तो वही होता है। तो देखिए इसके तीन कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर नोन एज आरडीबी। आरडीबी का मतलब समझिए क्या है। एक तो है रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड थर्ड है बोरोइंग्स एंड द लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग का, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले लिया। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से क्या ले लिया, पैसा उधार ले लिया। अब कहेंगे सर लोन को इनकम क्यों कह रहे हैं भाई, जिस टाइम लोन का पैसा हमारी जेब में आता है, रहता है तो हमारी जेब में है ना, तो उसको एज ए इनकम कंसीडर किया जाता है। ये बात अलग है कि उसको इंटरेस्ट के साथ बाद में पे करना है। तो लेकिन जब आता है तो उसको इनकम कहते हैं, और जब उसकी पेमेंट करते हैं तो उसको खर्चे कहते हैं। याद रखिएगा। तो जो लोन का पेमेंट वगैरह होगा वो खर्चे में जाएगा। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम जो कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट की मैक्सिमम इनकम है वो किसके थ्रू है, बोरोइंग्स के थ्रू है। दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, इसका मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच देती है, गवर्नमेंट सेल द एसेट, सेलिंग ऑफ एसेट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट का, मैंने पहले बताया कि इसमें या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट रिड्यूस होंगे। एयर इंडिया का बेचा जाना, गवर्नमेंट का एक एसेट कम हो गया कि गवर्नमेंट के पास एयरलाइन कंपनी नहीं है, अभी रेलवे बाकी है, कभी रेलवे इन इंडिया ने बेची, गवर्नमेंट ने बेची, तो वो भी क्या होगा, एसेट का रिडक्शन, उसे आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पूछा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसीट का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है सर, एसेट कम हो जाता है, गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होता है। रिकवरी ऑफ लोन क्या है भाई, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है और वो लोन रिकवर हो गया, लोन स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस किया, किसी भी तरह का लोन दिया था, तो भाई ये अच्छी बात, उससे पैसे आ जाते हैं, तो रिकवरी ऑफ लोन भी आती है इसमें। तो आर मतलब रिकवरी ऑफ लोन, डी मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और बी मतलब बोरोइंग्स। तो आरडीबी याद रखिएगा कि आरडीबी शॉर्ट फॉर्म है, आरडीबी का मतलब होता है, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जब पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस को बेचा जाता है, गवर्नमेंट बेच देती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, बेसिकली इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। तो हमने गवर्नमेंट की रिवेन्यू का पार्ट देख लिया कि गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे कमा रही है। तो किससे कमा रही है, रेवेन्यू रिसीट से कमा रही है, और कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट पैसे कमा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इसको कि ये क्या है सर, ठीक है। फर्क क्या है, एक बार डिफरेंस। तो सर मीनिंग, those receipt, these are those receipt of the government which do not lead any reduction in asset, और ना ही ये लायबिलिटी क्रिएट करते। इसमें क्या होगा, या तो एसेट रिड्यूस होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। दीज आर रेकरिंग इन नेचर, मतलब ये खर्चे कॉमन है, रेवेन्यू रिसीट्स ना, मतलब नेचर में है कि ये करना ही करना है, ये इनकम आती ही आती है, लेकिन ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपनी एसेट को बेचें या हमेशा बाहर से पैसे उधार लें, ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं, टैक्स तो हमेशा गवर्नमेंट के पास आता रहेगा, तो कंसिस्टेंट है। रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉट डेट क्रिएटिंग, हमें भी पता है, और बोरोइंग्स क्या है, डेट क्रिएट करती हैं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को वो डेट्स भरना है।
टैक्स रिसीट, टैक्स से मिलने वाले फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट अगर किसी लोन पे या किसी तरह की पेनाल्टीज है, वो सारे किस में आते हैं सर? रिवेन्यू रिसिट्स में। और अगर रिकवरी ऑफ लोन, जो मैंने आपको समझाया कि आरडीबी, याद रखिएगा, आरडीबी, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स, ये किस में आते हैं सर? कैपिटल रिसिट्स में। तो टोटल रिसिट्स, टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है सर? जितना रिवेन्यू रिसिट से गवर्नमेंट ने कमाया और जितना कैपिटल रिसिट से गवर्नमेंट ने कमाया, वो सारी क्या है? गवर्नमेंट की टोटल इनकम है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कमाती है। रिवेन्यू रिसिट से कमाती है, कैपिटल रिसिट से कमाती है, टैक्स से, नॉन टैक्स से, फाइन से, फीसेस से, बोरोइंग्स लेना, अपने सामान को बेच देना, ये सारी क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है। आई होप आपको रिवेन्यू रिसिट्स में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर आपसे कभी टोटल रिसिट्स पूछी जाए, क्या पूछी जाए? टोटल रिसिट्स पूछी जाए कि, तो भाई टोटल रिसिट्स में क्या होता है सर? रिवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट। इसी फॉर्मूले को ब्रेक कर सकते हैं। रिवेन्यू रिसिट्स क्या होती है? रिवेन्यू रिसिट्स में टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है। टैक्स रिवेन्यू क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिक्सचर होता है। कैपिटल क्या होता है? रिकवरी ऑफ लोन्स होती है, डिसइन्वेस्टमेंट होती है, बोरोइंग्स होती है, आरडीबी होती है। तो आप इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको नोट्स को बड़ी थॉरली वे में दिया है, हर एक चीज को फैक्टराइज करके बताया है, ताकि आपसे इसमें कहीं से भी कोई मिस्टेक ना हो किसी भी केस में। क्लियर? आगे बढ़े हम इसको। चलिए इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या है इसमें। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट खर्चे कहाँ कहाँ करती है, गवर्नमेंट पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो इसमें क्या होता है बेटा? एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल। मैंने स्टार्टिंग में बताया, जैसे रिवेन्यू रिसिट्स होती है ओके, और कैपिटल रिसिट्स होती है, उसी तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो हम इसी को समझेंगे कि सर ये कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चे करती है, गवर्नमेंट खर्चे किस किस तरह से करती है और किस तरह के खर्चे होते हैं, इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, these are those expenditure of the government which do not create any asset or nor the reduction of the liability of the government। हमने देखा था कि रिवेन्यू रिसिट का भी यही था कि रिवेन्यू रिसिट में क्या होता है कि कोई, याद रखिएगा फर्क थोड़ा सा है, रिवेन्यू रिसिट में लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं होती है लेकिन एसेट रिड्यूस नहीं होता है। वही चीज यहां पे भी है। क्या होता है? डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और नॉर द रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ना गवर्नमेंट का कोई भी लायबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है। तो होता क्या है, या ध्यान से देखिए एग्जांपल, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस तरह के खर्चे आते हैं? ये ऐसे खर्चे हैं ना जो अनअवॉइडेबल है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जैसे आपकी बेसिक नीड्स हो, घर की बेसिक नीड्स आप कभी कम कर पाते हैं नहीं, आपको घर चलाने के लिए जरूरी आटा चावल दाल ये तो खाना पड़ता है। इसके अलावा सर नहाना है, किराया भरा है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इसको आप कट नहीं कर सकते। इतना तो आपको कमाना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट कर पाए तो फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के डेली के खर्चे होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन किया जा सकता है लेकिन अवॉइड नहीं किया जा सकता इसको। जैसे एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन। भाई गांव में 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन, सब्सिडी, सब्सिडी एक ऐसी चीज है जिसको गवर्नमेंट घटाती बढ़ाती रहती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है खर्चे उसके बढ़ गए तो क्या करेगी? सब्सिडी हटा देगी। मैंने आपको भी समझाया कि भाई गैस सिलेंडर्स की बात की जाए, एलपीजी की अगर आप बात करें तो ये पहले 600 to 700 रुपीज थी, अभी क्या है 1100 है। मतलब पहले क्या करती थी गवर्नमेंट? इसमें सब्सिडी देती थी 400 से 500 रुपीज की। गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी हटा दी क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे थे, गवर्नमेंट अपने अकाउंट से दे रही थी। गवर्नमेंट को लगा अब ये पैसा नहीं देना चाहिए, पब्लिक इज एबल टू परचेज द एलपीजी, तो गवर्नमेंट ने वो पैसा बचा लिया, उसको कहीं और लगाया होगा। ठीक है। स्कॉलरशिप जितनी आपको मिलती है, अलग अलग जगहों पे स्कॉलरशिप मिलती है, आप में से कुछ लोगों ने स्कॉलरशिप से पढ़ाई भी की होगी, बहुत मैटर रहता है ये स्कॉलरशिप। इसको गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं करती, स्कॉलरशिप देती रहती है। अब गवर्नमेंट के लिए जो जॉब करते हैं, जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, उनकी सैलरीज। अब मैंने बताया था कि जब वो बोरोइंग, कैपिटल रिसिट में जो बोरोइंग है ना, बाहर से पैसे उधार लिए गए ना, अगर अब क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, देखिए मैं बताता हूं कि उधार सभी कंट्रियां लेती हैं, तो उधार लेना गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है वो मैं आपको भी बाद में समझाऊंगा। ठीक है। तो उस पे इंटरेस्ट हर साल पे करना। जैसे इंडिया की अगर 100 रुपीज की इनकम होती है
तो 100 में से 20 रुपीज तो हम केवल इंटरेस्ट पे करते हैं। तो भाई अगर आपको इतना हैवी इंटरेस्ट पे करना है तो ये बहुत बड़ा खर्चा है। तो ये खर्चा क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, डायरेक्ट पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि बोरोइंग्स पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो किस तरह का एक्सपेंडिचर है। तो याद रखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आता है। अगर आप गिफ्ट है, ग्रांट्स, ग्रांट्स क्या होता है सर? ग्रांट्स एक ऐसे पैसे होते हैं कि जो एक बार दे दिए जाए तो वापस नहीं लिए जाते। जैसे कि मान लीजिए सीरिया में अर्थक्वेक आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले पहुंची वहां पे, वहां से रेस्क्यू करने में, वहां के लोगों की मदद करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पैसे खर्च किए। वो एक तरह का ग्रांट है, उसको कुछ कैश उठा के दे दिया, ये एक तरह का ग्रांट है। उसको गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी, उसको गवर्नमेंट वापस नहीं लेने वाली ग्रांट को ना, तो वो एक्सपेंडिचर है। तो याद रखिएगा, इसी में एक चीज याद रख लीजिए, अगर इंडिया को कहीं से ग्रांट मिला, समझ रहे हो, तो वो हमारी इनकम में ऐड होगा। किस में ऐड होगा? इनकम में, क्योंकि वो ग्रांट हमें वापस नहीं करना है, वो हमारी रिवेन्यू होगी। लेकिन जब हमने किसी को ग्रांट दिया, तो जब ग्रांट मिला तो रिवेन्यू रिसिट का पार्ट हो गया, और ग्रांट दिया तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। ठीक है? तो नॉन टैक्सेबल जो रिसिट्स है हमारी, उसमें अगर ग्रांट भी आता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ग्रांट है, कहीं से पैसे मिले हैं, क्या जाता है, उसको वापस थोड़ी करना है। ठीक है? डोनेशन, भाई ग्रांट और डोनेशन में थोड़ा फर्क होता है, इसको आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। ग्रांट एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन वे में होता है, डोनेशन थोड़ा अलग चीज होती है। ठीक है? एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द डिफेंस सर्विस, भाई मिलिट्री, पुलिस, ये गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस नहीं होगा तो कंट्री खा जाएंगे हमारे पड़ोसी हमारी। तो डिफेंस पे, मिलिट्री के रिगार्डिंग जितना भी खर्चा आता है, सारी आर्मीज के रिगार्डिंग, वो सारी नेसेसरी हैं, इसलिए वो रिवेन्यू रिसिट्स हैं। डिफेंस में बजट कम नहीं किया जाता, धीरे धीरे डिफेंस में बजट बढ़ाया जाता है कि भाई हमारी सेना मजबूत है तो हम सुरक्षित हैं। ओके? वेजेस बिल ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के जो ये नेता लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, काफिला जाता है इनका, अलग अलग यात्राओं पे जाते हैं, मोदी जी, जयशंकर जी, ये सब खर्चे कहाँ हैं? गवर्नमेंट के खर्चे ना। तो डेली गवर्नमेंट के रनिंग के खर्चे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, वो किस में आता है बेटा? वो आपका आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने में भी पैसा खर्च है भाई। जीएसटी का, टैक्स का एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, उसकी सैलरी है, पेपर वर्क है, तो टैक्स को कलेक्ट करने में भी खर्चे आते हैं। वो खर्चे भी आपको किसमें कंसीडर किए जाएंगे? गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दीज ऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और नॉट रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी घटा नहीं रहा है भाई, टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना लाइबिलिटी थोड़ी कम होता है। टैक्स पे तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, टैक्स का अमाउंट, नहीं सॉरी, माय बैड, जो हमने लिया है उधार, उस पे इंटरेस्ट पे करना लायबिलिटी कम नहीं। जब आप उस उधार को ही पे कर दो कि भाई मैंने 10 लाख लिए थे, उस पे इंटरेस्ट भर रहे हो, तो 10 लाख उसका पड़ा ही हुआ है ना। जब उसके 10 लाख उठा के तुम पूरे वापस कर दो तो तुम्हारी लायबिलिटी कम है। तो यहाँ पे वही है कि ना ही एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है, बट ये डेली खर्चे हैं। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को डेली रन करने के लिए खर्चे होते हैं, ये नेसेसरी खर्चे होते हैं। ओके? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ दोज विच रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिएशन ऑफ एनी एसेट। अगर गवर्नमेंट कोई नया एसेट बनाती है, जैसे रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, कोई बस खरीदी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए, तो ये क्या है? एसेट का क्रिएशन है। कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका पब्लिक यूज करती है। तो उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट के एसेट बन रहे हैं ना भाई, जो रोड है गवर्नमेंट की है, हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का है, मशीनरी है गवर्नमेंट की है। तो जब कोई मशीन, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो उस पर जो खर्चा होता है वो कैसा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसमें क्या होता है? और अगर गवर्नमेंट लोन को पे कर रही है, जैसे जो डेट लिया हमने वर्ल्ड बैंक से, हमने उसका लोन का अमाउंट उठा के पे कर दिया, तो उसने हमारी लायबिलिटी कम कर दी। अब उतना लोन नहीं पे करना, उस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो पेमेंट ऑफ लोन इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात मन में बैठा लीजिए, मैं 10 बार आपको समझा चुका हूं। ओके? एग्जाम्पल, रीपेमेंट ऑफ लोन,
इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, गवर्नमेंट को भी पैसे कमाने हैं ना, तो गवर्नमेंट लग रही है कि कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंपनी है जिसके शेयर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो गवर्नमेंट उसके शेयर्स खरीद लेती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है, गवर्नमेंट वहां से पैसे कमाते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं, वैसे क्या है, हमारी गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाती है। ओके, आगे बढ़े हम इसमें। अब समझते हैं यहाँ पे, सर कोई लैंड बिल्डिंग खरीद ली है गवर्नमेंट ने, कोई मशीनरी खरीद ली है, स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इस तरह की कोई भी चीजें जब गवर्नमेंट बनाती है तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का अपने आप में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपेंडिचर जरूरी है, गवर्नमेंट इस एक्सपेंडिचर को कहीं से भी अवॉइड नहीं कर सकती। क्लियर? तो अभी आपको ये समझ में आ गया। चलिए आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो सर डिफरेंस क्या होता है, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये डिफरेंस होता है कि दीज आर द दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट लेस टू द क्रिएशन ऑफ एनी एसेट एंड लायबिलिटी, ये हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ एसेट बनेगा, या तो क्या होगा, या तो कोई एसेट बनाएगी गवर्नमेंट, या तो लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी, क्योंकि लोग पेन का ये रेकरिंग इन नेचर का मतलब कंटिन्यू होता है, ये कोई जरूरी नहीं है बार बार ये करना ही पड़े। दीज आर इन अकर्ड इन द नॉर्मल, गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग में, और ये होता है जब गवर्नमेंट लोन ग्रांट करती है या कोई एसेट क्रिएट करती है, जब रोड्स वगैरह बनाती है, एक्सप्रेस वे आजकल इतनी बना रहे हैं हम, वो सब क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब अगर कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है इनकम से, उसने इसका मतलब मार्केट से उधार बहुत ज़्यादा उठाया है, तभी इतने पैसे आए हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे, सब्सिडी, एक्सपेंसेस ऑन द कलेक्शन ऑफ टैक्स, डोनेशन, पेंशन, सैलरीज, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ कोई मशीनरी खरीदी, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, बिल्डिंग बनवाई, लोन को रीपे किया। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप दोनों को जोड़ दे, सभी तरह के खर्चों को जोड़े तो टोटल खर्चा, सभी तरह की इनकम को जोड़े तो टोटल इनकम। ओके, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो सर अब बजट किस टाइप का होगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बजट किस टाइप का है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट है, इसी के साथ आपका बजट लगभग में फिनिश होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कहेंगे सर टोटल रिवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, मतलब जितनी अर्निंग है उससे ज्यादा, जित अर्निंग ज्यादा है और खर्चे कम है, तो बजट कैसा होगा, सरप्लस होगा। क्या होगा, सरप्लस बजट होगा, मतलब हमारे पास पैसा बच गया, रेवेन्यू ज्यादा है। दूसरा, सर अगर टोटल रिवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है तो जीरो सम बजट, क्या कहते हैं, जीरो सम बजट। इसका मतलब ना ही इन प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है, कोई बात नहीं है सर। तीसरा जो आता है वो, या इसे बैलेंस बजट भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम बजट भी कहते हैं, ठीक है। डेफिसिट बजट क्या होता है सर, अगर टोटल रिवेन्यू कम है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो क्या है सर, फिर तो दिक्कत है, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा खर्चा किया, मतलब हमने बाहर से पैसा उधार लिया, उस पर इंटरेस्ट भी हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया सर, उससे कहते हैं डेफिसिट बजट। ओके, इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन डेफिसिट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, डेफिसिट इंडिया में कौन सा होता है सर, 1997 से 1998 के बीच से अब तक हम कौन सा बजट फॉलो करते हैं, डेफिसिट बजट फॉलो करते हैं। इसका मतलब सर हमारे यहाँ तो सरकार बाहर से पैसा उठाती है, हमारी उतनी इनकम ही नहीं है जितना हम खर्चा करते हैं। तो याद रखिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए डेफिसिट बजट अच्छा माना जाता है। ओके, कोई भी कंट्री अगर डेवलपिंग स्टेज पे है कि अभी वो डेवलप करना चाहती है, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो सीधी बात है जेब में इतने पैसे हैं नहीं कि अब महंगी टेक्नोलॉजी लेके आए, और जब महंगी टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, तो ग्रोथ कैसे होगी, तो उसके लिए बाहर से पैसा उठाना पड़ता है। तो बाहर से पैसा उठाना गलत नहीं है अगर आपका पर्पज सही है, आपने जो प्लान बनाया है उसी प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हो। अब सर गवर्नमेंट डेफिसिट बजट क्यों चलाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, इससे इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। सर ये कैसे, जरा समझाइए मुझे। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, समझना चाहते हो समझ लो, ये तो इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। कैसे होती है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, चलिए समझा देता हूं मैं आपको, ये तो बहुत इजी चीज है। सो आज के लिए इतना ही,
इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन।